हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो खत्म हुआ था, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, तो इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग पार्ट 1, ये चैप्टर में दोस्तों आपको एनर्जी कैसे हम लोगों को मिलती है उन प्रोसेसेस के बारे में दिया हुआ है। और दूसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है इसमें, दैट इज सेल डिवीजन। ओके, तो ये चैप्टर में हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलती है, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, जैसे प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, विटामिन्स है। ओके, और फिर रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसमें एरोबिक एनोरेबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, बॉडी लेवल सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन, जिसमें दो टाइप हम लोगों को सीखने हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हमने अच्छे से अगर ऑब्जर्व किया, ओके, अगर हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें हमारी जो ऑर्गन सिस्टम है दोस्तों, ये ऑर्गन सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करती है। ओके, जैसे लीवर का काम ब्लड को फिल्टर करना है। ओके, किडनी का काम एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन है, हार्ट का काम है सर्कुलेशन करना। ओके, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और फिर वहां पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ओके, फिर ब्लड ये ऑक्सीजन को लेके चला जाता है और ये ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हमारे सिस्टम में हो रहे हैं। जैसे रेस्पिरेशन है, ओके, डाइजेशन है, फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करना है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन है, वेस्ट मटेरियल को बाहर डालना है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, वाटर लेवल मेंटेन रखना है। ओके, फिल्ट्रेशन है। ओके, और इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो सारे ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं इन अ सिस्टमेटिक मैनर, तो इसके लिए एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी है जो ब्रेन करता है। ओके, तो हमारी जो ऑर्गन सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन में काम करती है। कैसे काम करती है दोस्तों? वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन। तो सारे काम हमारे बहुत अच्छे से प्रॉपर होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन भी काम कर रहे हैं। ओके, जैसे हम लोग अभी कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग कुछ खेल रहे हैं, तो नो डाउट हम लोगों को पता चलता है कि हमारे सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन इसी समय हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी काम करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें चल रही है। ओके, हम लोग सो रहे हैं, अभी मेरे एक्सटर्नल ऑर्गन्स वर्किंग नहीं है, बट स्टिल माय इंटरनल ऑर्गन्स आर इन वर्क। वो तो काम कर रहे हैं ना दोस्तों, डाइजेशन का काम करेंगे, रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू है, सर्कुलेशन कंटिन्यू है, समझ में आ रहा है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन है। तो हमारी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है। हम लोगों को वो पता चले या ना चले, हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स वर्क करते हैं। सो फॉर दिस कंटिन्यूअस वर्क, ओके, फॉर दिस कंटिन्यूअस वर्क वी रिक्वायर एनर्जी। हमें क्या चाहिए दोस्तों? एनर्जी चाहिए। अगर हम लोगों को हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन में काम करती है, कंटिन्यूअसली काम करती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कौन देने वाला है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स। कौन देने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स। ओके,
और प्रोटीन, ये तो बहुत कम अमाउंट में देते हैं, लेकिन बेसिकली कौन से याद रखने हैं आपको, ये तीन अच्छे से याद रखने हैं। ओके, ये क्यों नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग इससे भी एनर्जी ले सकते हैं। ओके, तो इनसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। ओके, और तब जाके ये सारी चीजें हमारे बॉडी में अच्छे से होती है। कौन से काम करते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो ऐसे बहुत सारे काम इंटरनली हमारे बॉडी में होते हैं। और ये काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैट्स से। किससे मिलने वाली है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैट्स। समझ में आ रहा है आपको। अब इनसे एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है दोस्तों, ये जो फूड स्टफ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड स्टफ। हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स मिलते हैं। हम लोग अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। ओके, जैसे ग्रेन्स है, सीरियल्स है, ओके, और वेजिटेबल्स है, फ्रूट वेजिटेबल्स है, ओके, लीफी वेजिटेबल्स है। तो ये सारे वेजिटेबल, ये सारा फूड लेने जो हम लोग लेते हैं, उससे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स और जो भी रिक्वायर्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो हम लोगों को मिलते हैं। और फिर उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो ये फूड स्टफ से एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसको, रेस्पिरेशन। तो उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है अभी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग आते हैं हमारी प्रोसेस पर। रेस्पिरेशन, देखो दोस्तों, रेस्पिरेशन दो प्रकार का है। ओके, फर्स्ट इज बॉडी लेवल, कौन सा है, बॉडी लेवल। एंड सेकेंड इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेकेंड कौन सा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, जैसे इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ऑक्सीजन को अंदर ले लो, CO2 को बाहर छोड़ो। दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो रेस्पिरेशन ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। ओके, सो दैट रेस्पिरेशन इज एक्चुअली बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। दैट इज इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ऑक्सीजन को कंज्यूम करो, CO2 को इमिट करो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। ओके, नाउ व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है दोस्तों, सो इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ to get energy। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू गेट एनर्जी। हमें एनर्जी के लिए फूड स्टफ का हम लोग जो ऑक्सीडेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, aerobic cellular respiration and anaerobic cellular respiration। कितने प्रकार है दोस्तों सेल्यूलर रेस्पिरेशन के, दो प्रकार है। कौन से, एरोबिक एंड अनेरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ व्हाट इज एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हियर ऑक्सीजन। ओके, हम लोग इसका डेफिनेशन पूरा लिखते हैं।
So it is complete oxidation. It is complete oxidation of food stuff to get energy using ऑक्सीजन। यानी यहां पे दो चीजें अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीजें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड यूजिंग ऑक्सीजन। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये आपको आगे समझ में आएगा, मैं वहां पे भी बताऊंगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं और इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं। ओके, सो एरोबिक इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इट इज अ complete oxidation using oxygen, while anaerobic respiration is incomplete oxidation। यहां पे कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, पूरा फूड खत्म नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ अलग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जैसे इथेनॉल मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है। सो इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ओके, विदाउट ऑक्सीजन। तो यहां पे कौन से दो वर्ड अच्छे से याद रखने, इट इज इनकम्प्लीट एंड विदाउट ऑक्सीजन। कैसा है ये, विदाउट ऑक्सीजन है। सो हियर एरोबिक इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन यूजिंग ऑक्सीजन, इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन विदाउट ऑक्सीजन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग कौन सी प्रोसेस देख रहे हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने प्रकार का है दोस्तों, दो प्रकार का, बॉडी लेवल एंड सेल्यूलर। कौन सा है, बॉडी लेवल एंड सेल्यूलर। व्हाट इज बॉडी लेवल, इट इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सेल्यूलर, सेल्यूलर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू गेट एनर्जी। ओके, सेल्यूलर की कितने प्रकार है, दो प्रकार है, कौन से, एरोबिक एंड अनेरोबिक। What is aerobic? It is complete oxidation of foodstuff to get energy using oxygen. Anaerobic क्या है? It is incomplete oxidation of foodstuff to get energy without oxygen. मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, आपको कंप्लीट लिखना है, समझ में आ रहा है। जैसे ये लिखा है हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन ऑफ foodstuff to get energy, तो एरोबिक में क्या लिखोगे, it is, यानी एरोबिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन इज complete oxidation of foodstuff to get energy using oxygen। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखना है वो कंप्लीट। ओके, क्या है एरोबिक का, एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ foodstuff to get energy using oxygen. So this is aerobic respiration. What is anaerobic? It is incomplete oxidation of foodstuff. सेम डेफिनेशन है दोस्तों, सिर्फ पहला वर्ड चेंज करो, कंप्लीट की जगह पे इनकम्प्लीट डालो। सो इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू गेट एनर्जी एंड लास्ट विदाउट ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है। ओके, अब यहां पे अच्छे से याद रखो, नो बाय प्रोडक्ट, कोई बाय प्रोडक्ट बनने नहीं वाला है एरोबिक में। यहां पे बाय प्रोडक्ट बनने वाला है दोस्तों, बाय प्रोडक्ट बनने वाला है। कैस कौन सा, या तो अल्कोहल बनेगा या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, या तो अल्कोहल बनेगा या तो लैक्टिक एसिड बनेगा। समझ में आ रहा है आपको। ओके, सो दिस इज अबाउट एरोबिक एंड अनेरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन। अब हम लोग बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन की।
क्या बोला था मैंने? एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन of food stuff to get energy using oxygen. ओके, अब एक चीज अच्छे से याद रखो दोस्तों, ये रेस्पिरेशन शुरू कैसे होता है? जो सेलुलर रेस्पिरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन ये किसका टाइप है? सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो एक चीज अच्छे से याद रखो, बॉडी लेवल सिर्फ इनहेल करो, एक्सहेल करो, दैट इज ओके। ओके, सेलुलर में क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने कुछ खाना खाया, सो दैट फूड एंटर्स इनटू इंटेस्टाइन। कहां पे गया वो? इंटेस्टाइन तक पहुंच गया। इन इंटेस्टाइन यूजिंग नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड पैंक्रियाटिक जूसेस, बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? वी डिग्रेड दैट फूड इनटू मोनोमर्स, उसके छोटे 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 टुकड़े करते हैं। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट से हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाते हैं। ओके, तो ये मोनोमर्स बनाने का काम इंटेस्टाइन में होता है। नाउ आफ्टर दिस ग्लूकोज विल एंटर इनटू और ब्लड। ग्लूकोज कहां पे आ गया? हमारे ब्लड में आ गया। लंग्स से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आया था। सो दैट ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन बोथ मूव और गेट सर्कुलेटेड विथ ब्लड। ये ब्लड के साथ सर्कुलेट हो रहे हैं दोस्तों। अब ये जैसे सर्कुलेट होते हैं तो हमारे शरीर में लाखों सेल्स है। ये सेल्स क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू उनकी नीड, ओके, उनके नीड के हिसाब से वो क्या करेंगे? उस ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। समझ में आ रहा है? ब्लड का रोल क्या है? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का सप्लाई करना। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो मैंने जो खाना खाया था उसका डिग्रेडेशन मोनोमर्स में हुआ है मेरे इंटेस्टाइन में, वहां से ग्लूकोज आ गया ब्लड में, लंग्स में से। ओके, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, आप ने आगे जाके ये अच्छे से सीखोगे 12th में। ब्लड जो सर्कुलेट होता है, हार्ट में क्या होता है? पूरा इम्प्योर ब्लड आएगा, फिर ये ब्लड क्या होता है? हार्ट से जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास ये क्या करता है? CO2 दे देता है, ऑक्सीजन लेता है, फिर से आता है हार्ट में, और फिर हार्ट उसको पूरे बॉडी में पंप करता है। ओके, सो हमारे ब्लड में अभी ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है। ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, और जहां जहां पे सेल्स है, ये सेल्स क्या करेंगे? उनके जरूरत के हिसाब से ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को ले लेंगे। तो ये ग्लूकोज कहां पे आ गया दोस्तों? सेल में आ गया। कहां पे आ गया? सेल में। अभी हम लोगों को एनर्जी नहीं मिला है, हम लोगों ने तो अब तक एनर्जी इन्वेस्ट किया है। अब ये सेल में आने के बाद, ओके, साइटोप्लाज्म में सबसे पहला जो रिएक्शन होता है दोस्तों, वो होता है ग्लाइकोलिसिस। कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस। कहां पे हो रहा है? सेल के अंदर। सेल के अंदर कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होने वाला है। कौन सा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लिसिस यानी ब्रेकडाउन। समझ में आ रहा है आपको? राइट? तो मैंने जो फूड कंज्यूम किया था उसका इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बन गया, वो ग्लूकोज ब्लड में आ गया, और ब्लड से किसने लिया? सेल ने। तो सेल के अंदर आ गया, यानी साइटोप्लाज्म में आ गया ग्लूकोज। तो साइटोप्लाज्म में क्या होने वाला है? फर्स्ट स्टेप ऑफ ए सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो या अनेरोबिक हो, पहला स्टेप हमेशा कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है दोस्तों। एंड व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? इट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या? ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ना है। राइट? कहां पे? साइटोप्लाज्म में। अब आपको ये रिएक्शन सिर्फ 2 लाइन में दे दिया। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस?
glucose is converted into 2 molecules of pyruvate in which 2 ATP, 2 NADH2 and 2 water molecules are formed. बस फिनिश. क्या दिया आपको? 1 glucose get converted into or break down into 2 molecules of pyruvate where 2 ATP, 2 NADH2 and 2 water molecules are formed. इतना दे दिया, खत्म. ओके, इसको अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ग्लूकोज 2 molecules of pyruvate. ओके, क्या क्या मिल रहा है दोस्तों रिएक्शन में? 2 ATP, 2 NADH2, 2 वाटर. बस. सो दिस इज ग्लाइकोलिसिस. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस. लेकिन दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है. एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज अ stepwise process. It is a stepwise process. एक एक स्टेप होते 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 ये रिएक्शन होता है. ऐसे नहीं होगा ग्लूकोज गया पायरुवेट बन गया. ये तो आपको एक ही स्टेप में दे दिया, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है. इट इज अ स्टेपवाइज प्रोसेस. ये स्टेपवाइज प्रोसेस है. धीरे धीरे ये रिएक्शन होता है. ओके, आपको उतना इन डिटेल नहीं है, फिर भी समझने के लिए मैं आपको ये रिएक्शन बताता हूं. देखो दोस्तों, सबसे पहले होता है ग्लूकोज. क्या होता है सबसे पहले? ग्लूकोज. राइट? दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. किसमें कन्वर्जन होता है उसका? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ओके, फिर इसका होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. फिर इसका होगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. इसका ब्रेकडाउन होगा दोस्तों और बनेगा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है. ओके, जिनको लिखना है वो अच्छे से फिर से देख के ये लिखे. व्हाट इज PGAL? इट इज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. एंड व्हाट इज DHAP? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ओके, अब इसका कन्वर्जन भी इसमें हो जाएगा. पहले इसका कन्वर्जन होके एक DHAP मिला, एक PGL मिला. DHAP का कन्वर्जन जेट से फिर से इसमें हो गया, यानी PGL की कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2. एक डायरेक्टली बन गया, एक इसका कन्वर्जन होके बन गया. ओके, सो PGL से बनता है 1,3 डाई PGA. क्या बनता है? 1,3 डाई PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इससे बनता है दोस्तों 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल. 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ओके, इससे बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ओके, इससे बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड. क्या बनता है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड. इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2. एंड फाइनली बनेगा दोस्तों 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के. इसको मैं जरा यहां पे लिखता हूं, यानी आपको दिखेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट.
तो एक चीज अच्छे से याद रखो, आपको इतना पाथवे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है दोस्तों, इट इज अ स्टेप वाइज रिएक्शन। ओके, अचानक से ग्लूकोज का पायरुवेट बन गया क्या? नहीं, उसके लिए कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहां पे आपको एटीपी मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे आपको एटीपी मिलेगा, तो 2 एटीपी मिल गए। ओके, यहां पे आपको NADH2 मिलेगा, तो यहां पे 2 NADH2 मिलते हैं आपको। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है? दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। हम लोगों ने एक ही रिएक्शन लिखी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, वेयर 2 ATP, 1 2 2 NADH2, ओके, एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। ये यहां पे वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं दोस्तों। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपको 11th-12th में आ जाएगा। रेस्पिरेशन बोल के पूरा चैप्टर है आपको, जिसमें आपको हम लोग यहाँ पे जो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले इसको इन डिटेल। ओके, ये जो रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा प्रोटीन काम करता है, बहुत इन डिटेल आपको 11th-12th में है। अभी आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको क्या है याद रखना है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, वेयर 2 ATP, 2 NADH2 एंड 2 H2O मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। समझ में आ रहा है? पहला स्टेप क्या हुआ? ये पहला स्टेप कौन सा था? ग्लाइकोलिसिस। कहां पे हुआ? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ है दोस्तों ये रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये एक स्टेप हो गया ग्लाइकोलिसिस। ओके, दूसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों इसमें? क्रेब्स साइकिल। कौन सा है? क्रेब्स साइकिल। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब ये जो रिएक्शन है दोस्तों, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होते हैं दोस्तों? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो दोस्तों ये हमारा सेल है, सेल का ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें होते हैं ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पे सिर्फ 2 ATP मिले हैं, सिर्फ 2 में कुछ नहीं होने वाला हमारा। तो ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट एंटर होता है, यानी यहां पे हुआ ग्लाइकोलिसिस। ओके, और यहां पे ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे हुआ क्रेब साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होने वाला है? क्रेब साइकिल। और फिर होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रेब साइकिल और ETS, इसको थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इन डिटेल रिएक्शन है। दूसरी चीज, आपके बुक में 3-4 लाइन में ये रिएक्शन दे दिया क्रेब साइकिल, लेकिन एक्सरसाइज में आपको क्रेब साइकिल पे क्वेश्चन आया हुआ है और उसको इन डिटेल लिखना है। तो इसलिए क्रेब साइकिल को, जैसे हम लोगों ने, मैंने ग्लाइकोलिसिस का बताया ना आपको, ग्लूकोज टू पायरुवेट कैसे हुआ, वैसे ही क्रेब साइकिल के रिएक्शंस मुझे आपको बताने पड़ेंगे, तभी आपको वो समझ में आएगा। तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया दोस्तों? ये टॉपिक स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसमें हम लोगों ने देखा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का चेक करो, सारा सिमिलर है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उसके इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टमेटिकली काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। उनके बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस चलते हैं। ओके, और ये रिएक्शंस के लिए उनको चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए दोस्तों? एनर्जी।
और ये एनर्जी मिलती है फूड से। अब प्लांट का अगर हम लोग सोचेंगे, प्लांट में भी यही होता है। जो रेस्पिरेशन की बात हम लोग करेंगे ना, ये प्लांट में भी होता है, ऐसे नहीं कि हमारे में भी होता है, सिर्फ हमारे में है। प्लांट में लेकिन क्या है, उनके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी बन रहा है। ओके, वो भी रेस्पायर करते हैं और फूड भी उनका खुद का ही है जो उन्होंने सिंथेसिस किया हुआ है। अब उनमें और हमारे में डिफरेंस क्या है, वो है ऑटोट्रॉप, उन्होंने खुद का फूड खुद बनाया, उसका रेस्पिरेशन कर लिया, एनर्जी मिल गई। हम लोगों को फूड बाहर से लेना पड़ता है, ऑक्सीजन बाहर से लेना पड़ता है और फिर हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग आ गए रेस्पिरेशन पे। तो रेस्पिरेशन दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, बॉडी लेवल एंड सेल्यूलर। व्हाट इज बॉडी लेवल? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। फिर आ गए हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे। इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू गेट एनर्जी। सेल्यूलर के दो टाइप पे, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक में हम लोग ऑक्सीजन यूज करेंगे, अनएरोबिक इज विदाउट ऑक्सीजन। और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अनएरोबिक हो, पहला स्टेप हमेशा ग्लाइकोलिसिस ही होता है। यानी मेरे बॉडी में भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है और हमारा मतलब अनेरोबिक प्रोसेस करने वाले जो माइक्रोब्स है उनमें भी ग्लाइकोलिसिस ही हो रहा है। आप लोगों ने अनेरोबिक प्रोसेस के बारे में सुना होगा ना, फर्मेंटेशन बोलते हैं हम लोग, जैसे बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए होता है। ओके, इंडस्ट्रीज में अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए होता है। ओके, सो दैट anaerobic respiration is also first step is glycolysis. So aerobic respiration हो या anaerobic, पहला स्टेप हमेशा ग्लाइकोलिसिस होता है और फिर डिफरेंसेस होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रेब्स साइकिल।